दोस्तों, सौरमंडल अंतरिक्ष में मौजूद हमारा एक घर जो लगातार मिल्की वे गैलेक्सी के चक्कर लगा रहा है। ये इकलौती ऐसी जगह है जहां जीवन मौजूद है, क्योंकि अभी तक हमें यूनिवर्स में कहीं भी जीवन नहीं मिला है। वैसे जब अंतरिक्ष में खोज की बात आती है तो हम हमेशा अपने सोलर सिस्टम के बाहर दुनिया की ही बात करते हैं कि कैसे कई ग्रह जो पृथ्वी की तरह है वह पृथ्वी से कई हजार लाइट ईयर दूर है, या फिर हमारी मिल्की वे गैलेक्सी कई लाख लाइट ईयर में फैली है, जिसमें हमारा सोलर सिस्टम एक छोटा सा भाग है। और इस तरह के अरबों सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी में मौजूद है। लेकिन सोलर सिस्टम केवल यूनिवर्स लेवल पर ही छोटा है, क्योंकि अगर इंसानों के नजरिए से देखा जाए तो हमारा सोलर सिस्टम ही खुद में एक छोटा सा ब्रह्मांड है जो अरबों किलोमीटर तक फैला है। और आज की रॉकेट टेक्नोलॉजी से हमें अपने सोलर सिस्टम को ही पार करने में लगभग 30,000 सालों का समय लग जाएगा। वह भी तब जब इंसानों के पास एक ऐसा टेक्नोलॉजिकल स्पेसक्राफ्ट हो जो इतने लंबे समय तक और इतनी दूरी तक यात्रा कर सके। मुझे पता है कि सुनकर काफी हैरानी होगी, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको हमारे सोलर सिस्टम की एक ऐसी सैर पर लेकर जाऊंगा। आखिर हमारे सौरमंडल का किनारा कहाँ मौजूद है। आज आपको सौरमंडल की असली सीमाओं के बारे में पता चलेगा और आप ये जान पाएंगे कि हमारा खुद का ही सोलर सिस्टम कितना ज्यादा बड़ा है। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सांचोरी और आप देख रहे हैं रहस्य टेलीविजन यूट्यूब चैनल। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर सौरमंडल में कितने ऑब्जेक्ट मौजूद है। तो वैज्ञानिकों की करंट रिसर्च कहती है कि सौरमंडल में 8 ग्रह, 5 बौने ग्रह, एक तारा जिसे हम सूर्य कहते हैं और 181 चंद्रमा मौजूद है। ये ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो सौरमंडल के बड़े ऑब्जेक्ट की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि इनके अलावा भी हमारे सौरमंडल में 3 एस्टेरॉयड बेल्ट मौजूद है, जिसमें लाखों की संख्या में उल्का पिंड और करीब 3000 धूमकेतु है जो लगातार सूर्य और दूसरे ग्रहों को ऑर्बिट कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर हम अपने सफर की शुरुआत ब्रह्मांड की सबसे तेज रफ्तार यानी लाइट स्पीड से करें तो सूर्य से सौरमंडल के सबसे पहले ग्रह यानी मरक्यूरी तक लाइट को ही पहुंचने में करीब 3 मिनट और 2 सेकंड का समय लगता है, जो ज्यादा तो नहीं है, लेकिन जैसे जैसे ग्रहों की दूरी सूर्य से बढ़ जाती है यह समय भी बढ़ता चला जाता है। पर इंसानों के पास तो कोई लाइट स्पीड से चलने वाला स्पेसक्राफ्ट है नहीं, और ना ही ऐसा कभी स्पेसक्राफ्ट हम आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से तो बना नहीं सकते हैं, क्योंकि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की माने तो अंतरिक्ष में कोई भी ऑब्जेक्ट लाइट स्पीड से ट्रेवल नहीं कर सकता। अभी इंसानों के पास जो सबसे तेज चलने वाला स्पेसक्राफ्ट है उसका नाम पार्कर सोलर प्रोब है, जो अंतरिक्ष में करीब 6,92,000 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से यात्रा कर रहा है। ऐसे में अगर हम इस रफ्तार वाले स्पेसक्राफ्ट के जरिए मरक्यूरी ग्रह तक पहुंच जाए तो इंसानों को यहां तक पहुंचने में करीब 4 सालों का समय लग जाएगा। इसके बाद बारी आती है हमारे सोलर सिस्टम के दूसरे ग्रह यानी वीनस की, जिसे हम अपने सोलर सिस्टम का नर्क भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ की सरफेस का तापमान भी 475 डिग्री सेल्सियस तक होता है, जो पृथ्वी की किसी भी वस्तु को पिघला सकता है। शायद इसी कारण इसकी सरफेस पर मिशन कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। वीनस की रेडियस 6051 किलोमीटर है, जो हमारी पृथ्वी की रेडियस 6371 km के लगभग बराबर है, जिसके कारण ये हमारे सौरमंडल का अकेला ऐसा ग्रह है जो साइज में पृथ्वी के लगभग बराबर है। सूर्य और वीनस के बीच की दूरी 108 मिलियन किलोमीटर है और इसे सूरज का एक चक्कर पूरा करने में लगभग 225 दिनों का समय लग जाता है। सूर्य से प्रकाश को वीनस ग्रह तक पहुंचने में करीब 6 मिनट का समय लगता है, लेकिन अगर इंसानी टेक्नोलॉजी से यहाँ तक पहुंचने की बात की जाए तो क्योंकि पृथ्वी और वीनस के बीच की दूरी 256.86 मिलियन किलोमीटर है, इसलिए पृथ्वी से वीनस तक जाने में इंसानों को 6.5 मंथ का समय लग जाएगा, और ये भी तब जब हम अपनी सबसे तेज रफ्तार से चलने वाले स्पेसक्राफ्ट के जरिए यहाँ तक जाए। सुनने में काफी ज्यादा लग रहा होगा, लेकिन यकीन मानिए ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि वीनस तो पृथ्वी के सबसे करीबी ग्रहों में से एक है। चलिए अब बात करते हैं हम इंसानों के सबसे चहेते ग्रह यानी मंगल की, जो हमारे सौरमंडल का चौथा ग्रह है, और ये ग्रह भी काफी हद तक पृथ्वी से मिलता जुलता वैज्ञानिक मानते हैं। मंगल को सूर्य का एक ऑर्बिट पूरा करने में करीब 687 डे का समय लगता है, क्योंकि सूर्य से इसकी दूरी करीब 221.77 मिलियन किलोमीटर है, जिसके कारण सूर्य के प्रकाश को यहाँ तक पहुँचने में करीब 12.6 मिनट का समय लगता है। और अगर इंसानों को यहाँ तक जाना है तो आज की टेक्नोलॉजी के आधार पर इंसानों को अंतरिक्ष का लगभग 9 महीने का लंबा सफर करना होगा, तभी हम यहाँ तक पहुँच सकेंगे। शायद अब आप समझ रहे होंगे कि आखिर क्यों इंसान अभी तक मंगल ग्रह पर नहीं पहुँचे हैं,
क्योंकि हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी ही नहीं है जो 9 महीने तक इंसानों को अंतरिक्ष में इतने लंबे सफर तक यात्रा करा सके। हालांकि आज साइंटिस्ट ऐसी टेक्नोलॉजी को बनाने में लगे हुए हैं। मंगल के बाद बारी आती है हमारे सोलर सिस्टम के सबसे बड़े और 5वें ग्रह जुपिटर की, जिसे हमारे सौरमंडल का गैस जायंट ग्रह कहा जाता है, क्योंकि इसका करीब 98% भाग गैस से बना है। जुपिटर ग्रह के आकार का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि इसके अंदर करीब 1300 पृथ्वी समा सकती है। जुपिटर सूर्य से करीब 741.13 मिलियन किलोमीटर दूर मौजूद है, जिसके कारण सूर्य के प्रकाश को भी यहाँ तक पहुँचने में 43 मिनट का समय लग जाता है, जो काफी ज्यादा है। तुलना करने के लिए आपको बता दूं कि पृथ्वी तक सूर्य के प्रकाश को आने में केवल 8 मिनट और 20 सेकंड का समय लगता है, लेकिन इंसानों के लिए ये काफी ज्यादा दूर है और हमारी टेक्नोलॉजी से अगर हम यहाँ तक जाना चाहें तो हमें 5 सालों का समय लग जाएगा और कुछ कंडीशन में तो ये समय इससे भी ज्यादा हो सकता है। यानी इंसानों के लिए तो जुपिटर काफी ज्यादा दूर है। अब बारी आती है हमारे सोलर सिस्टम के 6ठे ग्रह यानी शनि ग्रह की, और ये भी जुपिटर की तरह एक गैस जायंट है। शनि ग्रह की सबसे आकर्षक चीज इसके चारों ओर घूम रहे एस्टेरॉयड की रिंग है। दिलचस्प बात यह है कि ये बर्फ और चट्टानों से बने ये सातों रिंग ध्वनि की गति से तेज घूमते हैं और सबकी गति अलग अलग होती है। इसके अलावा शनि ग्रह के पास पूरे सौरमंडल में सबसे ज्यादा 82 चंद्रमा है। ये सूर्य से करीब 1.47 अरब किलोमीटर दूर मौजूद है। ये दूरी इतनी ज्यादा है कि सूर्य के प्रकाश को भी इस ग्रह तक पहुंचने में 85.8 मिनट का समय लग जाता है और इंसानों के लिए तो यहाँ तक स्पेसक्राफ्ट भेजना भी काफी ज्यादा मुश्किल है, जिसमें हमें 7 सालों से ज्यादा का समय लग जाता है। वह भी तब जब हम अपने सबसे तेज स्पेसक्राफ्ट से यहाँ तक पहुँचना चाहे। इसके बाद हमारे सौरमंडल के आखिरी ग्रहों की बारी आती है, जिन्हें वैज्ञानिक आइस जायंट्स कहकर बुलाते हैं। इसमें यूरेनस और नेपच्यून शामिल है। यूरेनस और नेपच्यून ये दोनों हमारे सोलर सिस्टम के सबसे आखिरी ग्रह है, जिनके बाद हमारे सौरमंडल में काइपर बेल्ट की शुरुआत होती है, जो ज्यादातर बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ जैसे एस्टेरॉयड से मिलकर बनी है। और ये कुइपर बेल्ट हमारे सोलर सिस्टम में 55 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से 100 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी तक फैली हुई है। और आपको ये भी बता दें कि यहाँ एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मतलब पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है, जो कि मतलब कि सीधी भाषा में कहे तो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी 15 करोड़ किलोमीटर। वैसे हम इन एस्टेरॉयड बेल्ट के बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले हम ग्रहों की ही बात करते हैं। तो अभी हम यूरेनस ग्रह पर मौजूद है। यूरेनस हमारे सौरमंडल का 7वां ग्रह है, जो हमारे सूर्य से करीब 19.8 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी पर रहकर ऑर्बिट करता है। ये दूरी इतनी ज्यादा है कि यहाँ पर सूर्य से निकलने वाली लाइट को भी पहुँचने में करीब 2 घंटे और 40 मिनट का समय लग जाता है। और अगर पृथ्वी और यूरेनस के बीच की दूरी की बात की जाए तो ये दूरी करीब 3 अरब किलोमीटर है, जिसे इंसानी टेक्नोलॉजी से बने स्पेसक्राफ्ट द्वारा तय करने में करीब 9 या 10 सालों का समय भी लग सकता है। इसके पृथ्वी से इतनी ज्यादा दूरी पर मौजूद होने के कारण ही शायद अभी तक इंसान यहाँ पर केवल एक ही स्पेसक्राफ्ट भेज सका है। इस ग्रह की पृथ्वी से दूरी के कारण इस पर रिसर्च करना भी काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और अब आते हैं हमारे सौरमंडल के आखिरी ग्रह नेपच्यून पर, जो सूरज से करीब 30 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी पर मौजूद है, जिसके कारण यहाँ पर सूर्य के प्रकाश को पहुँचने में भी करीब 4 घंटे लग जाते हैं। एक बार सोच कर देखिए, जहाँ सूरज के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में केवल 8 मिनट का समय लगता है, उसी प्रकाश को सूर्य से नेपच्यून तक पहुँचने में करीब 4 घंटे लग जाते हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर नेपच्यून सूरज से कितनी ज्यादा दूर मौजूद है। इसके अलावा पृथ्वी और नेपच्यून के बीच की दूरी करीब 4.35 अरब किलोमीटर है, जो इतनी ज्यादा है कि हमारे सबसे तेज स्पेसक्राफ्ट को भी यहाँ तक पहुँचने में 12 सालों का समय लग जाता है। वह भी तब जब नेपच्यून और पृथ्वी के बीच की दूरी सबसे कम हो। ये दूरी इतनी ज्यादा है कि आप साधारण टेलीस्कोप के जरिए तो नेपच्यून को देख भी नहीं पाएंगे। इसे देखने के लिए हमें काफी ज्यादा पावरफुल और एडवांस टेलीस्कोप की जरूरत होगी। शायद यही कारण है कि कई सालों तक तो हमारे पास नेपच्यून की एक तस्वीर तक भी नहीं थी। पर अभी कुछ समय पहले जेम्स वेब टेलीस्कोप ने हमें नेपच्यून की अब तक की सबसे हाई क्वालिटी तस्वीर दी है। ये एक अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम में खींची गई तस्वीर है, जिसे अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। नेपच्यून तक भी हमारा सोलर सिस्टम समाप्त नहीं होता है, बल्कि इसकी सीमाएं और भी कई दूरियों तक फैली है। नेपच्यून के तुरंत बाद सौरमंडल में कुइपर बेल्ट की शुरुआत होती है, जिसमें लाखों एस्टेरॉयड मौजूद है। और केवल यही कुइपर बेल्ट सौरमंडल में करीब 100 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट तक फैली है। और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में कितने आए तो हम आपको पीछे समझा चुके हैं।
आज के समय में वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट सौरमंडल में इसी भाग में मौजूद है, लेकिन ये भी सौरमंडल का अंत नहीं है, क्योंकि इसके बाद एक और एस्टेरॉयड बेल्ट की शुरुआत होती है जिसे ओर्ट क्लाउड कहते हैं। ये भी लगभग पूरी तरह जमी हुई गैस और बर्फ के बड़े बड़े एस्टेरॉयड से बनी है। ओर्ट क्लाउड को आप हमारे सौरमंडल की लास्ट बाउंड्री भी कह सकते हैं, क्योंकि यह लास्ट बाउंड्री भी खरबों किलोमीटर में फैली है। एक रिसर्च के मुताबिक ओर्ट क्लाउड सौरमंडल में 200 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से शुरू होता है, जो